रिडॉक्स रिएक्शंस लेक्चर 2। ठीक है जी, चलिए बेटा पहला टॉपिक जो आज का है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी क्या डेफिनेशन होती है बेटा? इसकी डेफिनेशन होती है इफ ए रिएजेंट, काम करते हैं रंग बिरंगा लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर 2-3 टर्म। इफ ए रिएजेंट oxidizes others, oxidizes others and reduces itself, reduces itself, itself। अगर कोई किसी और को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है तो बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा। इसी के पैरेलल रिड्यूसिंग एजेंट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा? इफ एनी रिएजेंट, इफ ए रिएजेंट रिड्यूसेस अदर्स, दूसरों को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसेस, रिएजेंट मतलब आप जो भी, एक अभी बताता हूँ, रिएजेंट को भी क्लियर कर दूंगा। अदर्स एंड oxidizes itself, oxidizes itself। ओके बेटा, रिएजेंट क्या है? आपका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, आप कोई ए चीज उठाते हो, उससे आपको रिएक्शन करा के बी बनाना है, तो आप उसके ऊपर जो भी कोई चीज डाल रहे हो दैट इज कॉल्ड रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट हो सकता है रिएक्टेंट हो, सेकंड रिएक्टेंट जो इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हो सकता है कोई कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट भी। रिएजेंट वो चीज है जो आप अपना सबस्ट्रेट, जो भी चीज उठा रहे हो, सबस्ट्रेट बोलते हैं जिस चीज का आप रिएक्शन कर रहे हो। आप जिस चीज से प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको उस चीज के ऊपर जो भी चीज डालनी है वो रिएक्शन कराने के लिए, दैट इज रिएजेंट। ठीक है, अगर आप ए पे फोकस्ड हो, कई जगह के ऊपर आप कहते हो कि मैं तो ए प्लस बी से सी बना रहा हूँ, ठीक है, तो फिर बी से सी बनाने के लिए ए इज द रिएजेंट। या फिर अगर आप कह रहे हो कि मैं तो ए से सी, ए को ही देख रहा हूँ, तो बेटा बी इज द रिएजेंट। कई जगह के ऊपर हो सकता है कि आप कोई कैटलिस्ट डाल रहे हो, ठीक है, KMnO4 आपने डाला, ठीक है, एज कैटलिस्ट। कोई भी चीज अगर आप एज कैटलिस्ट डाल रहे हो या एज रिएक्टेंट डाल रहे हो, वो आपकी रिएजेंट में काउंट होती है। ठीक है, हो सकता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, हो सकता है ना भी करे। ठीक है जी, क्या क्लियर है प्रिंस? ओके ठीक है। ये लास्ट वाला फिर से बता देना। क्या चीज? कि रिएजेंट कौन है? यस सर, यस। देखो, आपने ए से बी बनाना है, आपको पता है, आप लैब में देख रहे हो कि मेरे को ए से बी बनाना है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर हो सकता है कोई सी चीज डालोगे, रिएक्शन क्या होगा? ए प्लस सी से आपका बी बनता हो, तो सी इज द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन, सी इज द रिएजेंट। हो सकता है ए से बी बनाने के लिए कोई कैटलिस्ट डालना पड़े, तो कैटलिस्ट भी रिएजेंट में काउंट होगा। आप जो जिस भी चीज को देख रहे हो कि मुझे तो इससे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके अलावा जो भी चीज आप उसके ऊपर डाल रहे हो वो रिएजेंट में काउंट होंगी। ठीक है, उनको रिएजेंट बोल देंगे। क्लियर है अनीश? ओके ठीक है, रिएजेंट कोई भी चीज, अगर आपकी रिएक्शन में आप किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज डाल रहे हो, दैट इज रिएजेंट फॉर दैट थिंग। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बेटा आप अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर ऑक्सीजन डाल रहे हो, ठीक है, इसका आप रिएक्शन कराते हो, आपको मिलता है बेटा अमोनिया, सॉरी अमोनिया तो रिएक्ट करे NO प्लस H2O। ठीक है, अब इनके सबके ना ऑक्सीडेशन नंबर्स को ध्यान से हमें कैलकुलेट करना है। बेटा इसके अंदर नाइट्रोजन -3 में, यहाँ पे ये 0 में, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन +2 में है,
यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज इन -2, ठीक है। तो बेटा आप देखोगे कि ऑक्सीजन का जो है रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है NH3 में नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन -3 में था और अब ये +3 में पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। O2 is the reagent for NH3, NH3's oxidation। NH3 का ऑक्सीडेशन कराना था तो हमने क्या चीज डाली, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसके लिए क्या हो गया, इसके ऑक्सीडेशन का रिएजेंट हो गया, ठीक है। और NH3 इज द रिएजेंट, मैंने कहा कि मेरे को तो ऑक्सीजन का रिडक्शन कराना था, तो उसके लिए बेटा अमोनिया मेरा रिएजेंट हो गया। क्या कोई बता सकता है मेरे को कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन क्या है और अमोनिया क्या है, एनीवन? ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट है और अमोनिया ऑक्सीडेशन है। अब डेफिनेशन पढ़ो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। वो तो रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करता है, वो किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात तो मैंने की नहीं इस टॉपिक में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिख रखा है इस डेफिनेशन में, इसके हिंदी मतलब कोई मेरे को बताए। प्रिंस ने कहा रिड्यूसिंग इज NH3, ठीक है, कोई हिंदी मतलब बता सकता है? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मतलब जो उसने अपने लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब उसने एक्सेप्ट करा है इलेक्ट्रॉन को, और उसने रेड्यूसिंग accept किया, एजेंट, यस ठीक है बिल्कुल, और रेड्यूसिंग एजेंट में उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट कोई होगा तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तक की बातें नहीं की है, बातें सही है। सिंपल शब्दों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो अलग बात है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उसे उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वाली कहानी तो बात की है, उसे कट करके सिंपल इतना सही है ना कि अगर किसी और का ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, किसी और का ऑक्सीडेशन करता है तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे किसी और का ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, NH3 का ऑक्सीडेशन हुआ है, वो किसने किया है, ऑक्सीजन ने किया है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कोई बताए मुझे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रोजन के NH3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, रिड्यूसिंग एजेंट। जो किसी और का रिडक्शन करेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो किसी और का ऑक्सीडेशन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर एक एक और बात लिख रखी, इटसेल्फ के साथ क्या होगा बेटा, जो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो किसी और का तो ऑक्सीडेशन करता है, उसका खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का O2 का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, ये दिखा रखा है मैंने यहाँ पे। क्या यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, ये वाला दिख रहा है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, वो दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन, दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बिल्कुल प्रिंस ने दोनों चीजें सही बताई। O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड NH3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप सबको क्लियर है, आप लोग बता पाओगे किसी भी रिएक्शन के अंदर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है जी। ओके चलिए, इसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अब तक हमने इतनी बातें पढ़ ली है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन देख सके। इफ सर लगभग दिखाना। क्या क्या बोला अनीश, तो अनीश तुम बोलते हो फिर गायब हो जाते हो। एक्चुअली जब मैं बोल रहा हूँ मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनती है कि तुमने क्या बोला है, तो एक बार हैंड रेज कर दिया करो फिर बोला करो, मैं चुप हो जाऊंगा तुम बोल लो, आवाजें मिक्स होती है ना इसमें। चलो ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जो भी लिख देना या फिर हैंड रेज करके बता देना, मैं चुप हो जाऊंगा तब, ठीक है। द रिएक्शन इन विच
अगर कोई रिएक्शन के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस, तो वो रिएक्शन बेटा रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, बोथ टेक प्लेस। ठीक है, तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। आपका जहां भी आपको ऑक्सीडेशन होता मिलता है, किसी ना किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसी इक्वेशन लिख रहे हो Na से Na+, इसके अंदर कहोगे सर यहाँ पे किसी का, इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया सर, ये 0 से +1 में चला गया सर, किसी का रिडक्शन नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा, इट इज ए हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन। आपने आधी रिएक्शन लिख रखी है, पूरी रिएक्शन होती है Na+Cl2 से NaCl बन रहा है। ठीक है, पूरी रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। कहीं पे भी अगर आपको ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों चीज मिल जाए तो दैट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्या किसी को डाउट है रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने में? हाँ जी, सर एक और बार बता दो। देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज अगर आपको मिलती है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, और किसी भी कंप्लीट रिएक्शन के अंदर अगर आपको रिडक्शन मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन भी मिलेगा, अगर ऑक्सीडेशन मिल रहा है तो बेटा उसके अंदर आपको रिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए आपको सिर्फ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के अंदर से एक चीज पहचान लीजिए है, एक चीज पहचान लोगे। दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है हाफ सेल रिएक्शन लिख रखी है, वहां पे आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर से कोई एक पार्ट दिखा रखा होता है, तो वहां पे आप उसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलोगे, वो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, हाफ सेल रिएक्शन दिखा रखी है। तो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन देख लेने से आपका कंफर्म नहीं हो जाएगा, आपको दोनों चीजें चेक करनी है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। 99% केसेस के अंदर पूरी रिएक्शन लिख रखी होती है। जब ऐसा पूछेंगे क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कई बार ये वाली चीज कर सकते हैं कि हाफ सेल रिएक्शन देखे फिर आपसे पूछे कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये वाली नहीं होगी, ये ऊपर वाली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नीचे वाली है, इसके अंदर कंप्लीट रिएक्शन दे रखा है, रिडक्शन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीडेशन भी प्रेजेंट है। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन है Cr2O7 से K2Cr4, ठीक है, ये चीज बन रही है। सो is it a redox reaction? A yes, B no, C I don't know। हाँ जी कीर्ति बोलिए। एक आंसर आया है नो, एक यस आया है, फिर एक नो आया है। एक यस फिर से आया है। नो यस सब कुछ है। चलो तो देखो जरा कि ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या है। बेटा ये -2 में, ये +1 में होते हैं। इसको अगर x लिखोगे तो इसकी K2Cr2O7 के केस के अंदर अगर आप Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, +2 + 2x - 14 = 0। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, +6। ठीक है बेटा, दिस इज इन +6, ये किस में है, +6 में। ठीक है, +6 में। K2Cr O4 में देखो, K2Cr K2Cr O4 के अंदर ये -2 में, ये +1 में, और ये किस में होगा, x में। तो +2 + x - 8 = 0, x = +6। यहाँ पे भी क्रोमियम +6 में। क्या कोई यस कहने वाला अपना आंसर बदलना चाहेगा? इसको रिडॉक्स रिएक्शन बताने वाले लोग क्या अपना आंसर अभी बदलना चाहते हैं? ये +1 में,
और ये -14। यस, प्रिंस ने बदल लिया उत्तर। तो बेटा इसका आंसर आएगा नो। रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना जरूरी है। यहाँ पे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। क्रोमियम +6 से +6 में गया, पोटेशियम +1 से +1 में ही है, और ऑक्सीजन -2 से -2 में ही है। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज ए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, चलो ये हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन अगर पहचाननी हो तो आप ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालिए। ठीक है, चलो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, एक तो रिडॉक्स के अंदर स्पेलिंग है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार रिपीट कर दूं बेटा, अगर किसी रिएक्शन के अंदर आपके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे तो ही आपका रिडॉक्स रिएक्शन प्रेजेंट होने के चांसेस हैं। अगर आपके किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे तो ना ही आपका ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। रिडॉक्स के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज होनी जरूरी है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, सो इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बेटा इसकी डेफिनेशन होती है द रिएक्शन in which reduction and oxidation of same element of particular compound takes place। अभी समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। एक एग्जांपल देखो, H2 जो है टूट के H2O प्लस हाफ O2 बना रहा है बेटा। इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं मार्क करूं, यहाँ पे बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन किस में? -1 में, हाइड्रोजन +1 में। यहाँ पे हाइड्रोजन तो +1 में ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में आ चुका है और इसमें 0 में आ गया बेटा। यहाँ पे वन पर्टिकुलर कंपाउंड कौन है? दैट इज H2O2। H2O2 पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसका सेम एलिमेंट ऑक्सीजन। बोलिए शिवम। ओके ठीक है, सेम एलिमेंट ऑक्सीजन इसका। ये बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीजें शो कर रहा है। यहाँ पे ये -1 से जब -2 में जा रहा है तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन शो कर रहा है। और जब ये -1 से नहीं बेटा, माइक बंद कर लो ताकि आवाजें ना आए। जब ये -1 से 0 में जाएगा, जब बेटा ये -1 से 0 में जाएगा तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एक ही मॉलिक्यूल के सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। H2O2 में बेटा ऑक्सीजन 0 में नहीं -1 में होगा, करके देख लो। H2O2 मैंने बोला था रूल्स में कि हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ ना हो तो +1 में होगा और ये X में। ठीक है, तो +1 × 2 + 2 × X, ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ से X की वैल्यू आएगी बेटा -1, X की वैल्यू -1 आएगी। दिस इज अ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन समझ में आ गया? एक ही मॉलिक्यूल का गिवन एलिमेंट या तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स हैं। इन डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, नो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन करता है। ठीक है, आप देख सकते हो H2O2 के ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला, वो अपने आप स्प्लिट हो गया, अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लिया।
ठीक है, इसके अंदर आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा, एवरी डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, हर डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बेटा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन बट नॉट एवरी redox reaction is disproportionate reaction। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता देना ये ऐसा क्यों है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है जी, नो डाउट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये डिफरेंट है। इट इज द एक्चुअल चार्ज present on the atom, on the atoms when bond breaking takes place। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के आप अगर बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हो तो उससे उसके जितने भी एटम्स थे जिनने वो मॉलिक्यूल बनाया था, उन एटम्स के ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दोस एटम्स। ठीक है, अभी जो है इसके अंदर एक बात यह है कि इट हैज इंटीग्रल वैल्यूज, इसकी ना इंटीग्रल वैल्यूज आती है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शन आ सकता है, इसकी वैल्यूज इंटीग्रल आती है। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, O2 पॉजिटिव अगर कहीं पे फॉर्म हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1/2 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे करनी है और कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए पहले मैं आपको होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ये दोनों चीजें मेरे को आपको पढ़ानी है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है और हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। CC और ये बॉन्ड है CO, इसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिल्कुल। अब जब बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका देखो 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों अपने हिस्से की, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आए होते हैं, वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे होते हैं। जब बॉन्ड टूटेगा तब क्या वो अपने ही हिस्से के, नो दे आर नॉट सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है। ये पूरा पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, बताऊंगा भी कि ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी के लिए जब बेटा ये बॉन्ड टूटेगा तो हो सकता है कि ये दोनों अपनी शराफत के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं। ऐसा कब होगा बेटा, व्हेन होमोलिटिक क्लीवेज हैपेंस, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स इज सेम। ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे शराफत से। अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो बेटा ऐसे दिखाएंगे, ये जो एरो शो होगा वो आधा आधा आप शो करते हैं। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा C रेडिकल + C रेडिकल। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा होगा। उसके बाद अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है दोनों एटम के, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स इज डिफरेंट, उस केस के अंदर बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है। ठीक है, तो क्या आपको बता सकता है यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन ले जाएगा। क्यों ले जाएगा बेटा, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बेटा जैसे ही इस बॉन्ड के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक आदमी ले गया, दोनों के ऊपर चार्जेस आएंगे। किस रिएक्शन का बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन जिसका लुट गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या क्लियर है? कब आपका बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा होगा, ब्लू कलर
चमक नहीं रहा है, ब्लू कलर ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा, अभी के लिए चला लो, मैं पढ़ के बताए तो। यहाँ पे लिख रखा है व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स इज सेम, होमोलिटिक क्लीवेज में, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट होगी तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब मुझे बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है, एक कंपाउंड उठा लेते हैं, उसके अंदर सबका बॉन्ड ब्रेक करते हैं। एक कंपाउंड है बेटा CH3CN, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ऊपर ही लिख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आप बिना स्ट्रक्चर के कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैन ओनली बी कैलकुलेटेड विद ए स्ट्रक्चर। आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए जिस भी चीज के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट करने का कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब, हाँ EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, शॉर्ट में लिख दिया EN, ठीक है, ओके। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या करो, आपको अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसके सारे के सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। बॉन्ड्स तोड़ने के लिए पहले आपको बॉन्ड्स दिखाने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस का बॉन्ड कैसे बन रहा है और उससे ये कंपाउंड बन रहा है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, C, ये 3 H आ जाएंगे, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। चलो अब क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ने शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बॉन्ड्स तोड़िए, इसके बॉन्ड जैसे आपने तोड़े तो बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन, हर एक बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, होमोलिटिक होगा कि हेटेरो होगा, बताइए सर। नहीं, हेटेरोलिटिक होगा सर। हेटेरोलिटिक होगा, कौन ले जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन ले जाएगा, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन लूट ले जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों लोगों के इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। बेटा नाइट्रोजन जब ले जाएगा तो इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा, ठीक है। इस वाले कार्बन को बेटा C1 बोल दो, इसको कार्बन नंबर 2 बोल दो, ब्लू कलर यूज नहीं करना, चलो इसको कार्बन नंबर 1 बोल दो और इसको कार्बन नंबर 2 बोल दो। कार्बन 1 जो है, कार्बन नंबर 1, इसके ऊपर जब ये बॉन्ड टूटा इसकी वजह से बेटा +3 चार्ज आया। अभी इसका पीछे की तरफ एक और बॉन्ड बचा हुआ है, इस और बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बोलो, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसा क्लीवेज शो करेंगे, बताओ। होमोलिटिक। होमोलिटिक, ठीक है। फिश हुक एरो क्या होता है, ये तो गूगल से ही पूछना पड़ेगा। फिश हुक एरो, एक्चुअली मेरे को हर चीज का ना, फिश हुक एरो, शायद दोनों साइड के जो एरो होते हैं, इस वाले एरो को फिश हुक एरो बोलते होंगे, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में मैंने ऐसा नहीं सुना है। जिसको ये डाउट हो भैया मेरे को फोन पे भेज देना, कहाँ पे लिख रखा है, वहां से मैं देख के बता दूंगा। सब लोग कह रहे हैं कि होमो होगा, लेकिन यहाँ पे जो है हेटेरो होगा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन ले जाएगा। आई विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होगा। ये वाला कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, इसकी वजह से बेटा इसके ऊपर एक -1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। कार्बन नंबर 2 जो है मेरे पास, उसके ऊपर इसकी वजह से +1 चार्ज आएगा, कार्बन 2, और इसके ऊपर एक +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्या कोई मेरे को कार्बन 1 की जो ऊपर बना रखा है, अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसे वाला जिस एरो के अंदर एक हुक हो, ये फिश हुक कहलाता है कि ये वाला कहलाता है, ठीक है। पूछ लेना यार गूगल से, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। मैंने तो बता दिया, जब एक दिखाओगे उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, 2 दिखाओगे दोनों लेके जा रहे हैं, ठीक है। अभी कोई मेरे को कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है, और कार्बन 2 की भी, कितनी कितनी हाइब्रिडाइजेशन है इनकी, कोई भी जो कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन बता दे। नो वन, ओके। कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन sp है,
और कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अच्छा ठीक है, ऊपर वाला फिश हुक है, ठीक है, मुझे एक बच्चे ने बताया कि ये फिश हुक होता है, ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने बताया तो मान लो, आई डोंट नो कि फिश हुक क्या होता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, sp2 sp2 तो कोई भी नहीं इन दोनों में से, एक sp3 है और एक sp है। दिस इज sp, कार्बन 1 इज sp एंड दिस इज sp3, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने मैं नहीं सिखा रहा, ठीक है, कार्बन 1 इज sp एंड कार्बन 2 इज sp3, बिल्कुल ठीक है, वो केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं, हमारे पास समय की पहले ही कमी है। क्लास के किसी दिन, क्लास के बाद में पूछ लेना जब क्लास के बीच में गैप्स हो, ठीक है, मैं बता दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अभी के लिए मैंने बता दिया कि कार्बन 1 इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड कार्बन 2 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटा जब कोई सेम एटम के आपके हाइब्रिडाइजेशन अलग होते हैं ना, तो भी उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग होती है, ठीक है। बेटा sp की हाइब्रिडाइजेशन, sp की हाइब्रिडाइजेशन, sp की हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद बेटा sp2 की होती है, उसके बाद sp3 की होती है। तो क्या अब ये मेरी बात जायज हो गई कि कार्बन 1 दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा? ठीक है, कार्बन 1 दोनों इलेक्ट्रॉन इसलिए लेके जाता है क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर किसी के पास होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर है? चलो ये बात क्लियर। तो इस वाले कार्बन के ऊपर एक +3 चार्ज आया, एक -3 चार्ज आया। बेटा टोटल कितना चार्ज आया? जितना इसके ऊपर टोटल चार्ज आया दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर +2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -3 आ चुका है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? कार्बन 2। तो कार्बन 2 के बाकी के बॉन्ड्स तोड़ दो, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स है ये दोनों के इलेक्ट्रॉन लूट के लेके आएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन लूट के लेके आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा? -3 चार्ज 3 हाइड्रोजन से आएगा। इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? सारे के सारे चार्जेस को ऐड करके बेटा -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। जो 3 हाइड्रोजन है उनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? +1, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑक्सीडेशन स्टेट ना निकाल पाए? कोई भी? किसी को डाउट इस चीज में तो बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को रिकैप पूरे का देखो, CH3 CN है मेरे पास, इसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको तो आप क्या करो? CH3 इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, कार्बन ये 3 नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बॉन्ड्स तोड़िए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बॉन्ड तोड़िए, और ये इलेक्ट्रॉन इसके इसको दे दिए तो इसके ऊपर बेटा -3 चार्ज आया, ठीक है। इस वाले कार्बन के ऊपर +3 चार्ज आया, यहां से ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, इसकी वजह से इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया, जैसे इसके ऊपर माइनस चार्ज आया इस वाले कार्बन के ऊपर +1 चार्ज आएगा। ये तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लूट के लाएगा, यहाँ से भी लूट के लाएगा, यहाँ से भी लूट के लाएगा, और यहाँ से भी लूट के लाएगा। इसकी वजह से इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा। टोटल चार्ज जितना आ रहा है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, दिस इज +2, और इसका बेटा -3। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गए मेरे पास, ठीक है जी। चलो अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बेटा नाइट्रोजन का लिखोगे इट इज -3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन 1, कार्बन 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरा बेटा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना निकाला? +2, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2 है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहता हूं, इफ ओनली one atom of an element is present in the molecule, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर गिवन एलिमेंट का एक ही एटम प्रेजेंट है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इज
एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल -3। इस कंपाउंड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 आएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -3 है। अगर if more than one atom of an element is present, अगर एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है उस केस में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज निकालना पड़ेगा, इक्वल टू OS1 प्लस OS2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ऐसा अगर आप करोगे तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको कार्बन का चाहिए तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा मेरे पास, कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसका बेटा -2 डिवाइडेड बाय 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्या क्लियर है सबको कि अगर एक से ज्यादा एटम होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जोड़ के ही हम मतलब एवरेज करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आएगा। क्यों आएगा, है तो वो एक से ज्यादा लेकिन सबके सिमिलर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल पहले हाइड्रोजन का +1, दूसरे का भी +1, तीसरे का भी +1 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो आएगा सेम लेकिन एवरेज करके ही आ रहा हो क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसीलिए उनका एवरेज भी सेम आता है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स एक कंसंट्रेशन टर्म आपने पूरे आयनिक के अंदर यूज किए बेटा, मोलैरिटी। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के जितने मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये होता है आपकी मोलैरिटी। एक चीज आती है बेटा नॉर्मेलिटी इक्वल मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, ये जो एन फैक्टर होता है इसके बारे में मुझे बात करनी की, एन फैक्टर क्या होता है। नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेट, हाँ जी चेष्टा बोलिए बेटा। तो जो 3 हाइड्रोजन है और जो 2 कार्बन है उसका आपने बोला कि एवरेज जो एवरेज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज, मतलब तो सर तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो दोनों कार्बन का, दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 बोले। जब आपके पास ये कंपाउंड आएगा CH3CN, आप देखना कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2, वो पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ठीक है, सेम होता है, सबका सेम माना जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज, और कभी भी आपसे गिवन एटम का नहीं पूछा जाएगा। अगर एक एटम का पूछते तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, अगर कोई गलती से भी पूछ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करना चाहता है, समझ जाना। ठीक है, ओके। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर को बेटा वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वैसे तो एसिड बेस कई जगहों के ऊपर एन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको सिर्फ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए बता रहा हूं। एन फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके लिए बेटा एन फैक्टर NF इक्वल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज आएगा दैट इज एन फैक्टर। हिंदी में लिखो तो एक मॉलिक्यूल में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। If I give you an example of K2Cr2 O7, K2Cr2 का क्वेश्चन समझ लो।
आपको ऊपर एन फैक्टर समझ में आ गया, फॉर्मूला दे रखा है, क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व सर करोगे। एक बार फिर से बता दो ये। बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल जितना चेंज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो एन फैक्टर होगा उस मॉलिक्यूल का, उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होगा, टोटल जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है, ठीक है। टोटल, टोटल शब्द पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करो फिर मैं तो बताऊंगा और डिटेल से इस बात को कि टोटल का क्या मतलब है। बेटा आपके पास K2Cr2O7 है, बेटा रिएक्शन करके Cr+3 ऐसा कुछ बना रहा है, आप मुझे एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 बता दीजिए क्या होगा। हाँ जी, एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 एनीवन, किसी को भी ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आ रहा हो तो बताइए। कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं निकाल पा रहे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पा रहे हो K2Cr2CO7 के अंदर Cr2 का या Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कोई बता सकता है? +3 इज द एन फैक्टर। सनी आप कहना चाहते हैं एन फैक्टर +3 है? जी, इसका एन फैक्टर ना 6 है, इसका एन फैक्टर 6 है, एन फैक्टर इक्वल 6। इसके अंदर जो टोटल शब्द बोला है उसका रोल है, देखिए क्रोमियम यहाँ पे +6 में बेटा, यहाँ पे +3 में, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम से कितने में हो, इनके कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्रोमियम का, ये +6 से चल के 3 में जा रहा है। चेंज कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 क्रोमियम इज 3, ठीक है। एक क्रोमियम के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का 3 का चेंज आया। टोटल कितना है? टोटल का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितना है, ठीक है। तो बेटा टोटल चेंज, बिल्कुल हिमांशी का आंसर सही है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा 2 क्रोमियम थे तो 3 × 2 = 6, इसका एन फैक्टर आएगा 6, जितना आपका टोटल चेंज आया। क्या क्लियर है? क्या कर पाओगे एन फैक्टर कैलकुलेट करना? यस और नो? किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। एन फैक्टर के अंदर कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ यही देखना होता है कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई। इसके बाद आपको कुछ चीजें बता देता हूँ एज डेटा कि इसका एन फैक्टर कितना होता है। कुछ रिएजेंट्स होते हैं। हाँ जी प्रियांशु बोले। आ नहीं रही बेटा आपकी आवाज क्लियर। देवाशीष फिर रिपीट कर दूंगा। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू होगा। आप लिख के बता दो, आप लिख के बता दो, तब तक मैं दोबारा समझा देता हूँ। देवाशीष मैं कह रहा हूँ अगर आपको एन फैक्टर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर K2Cr2O7 इसका रिएक्शन का है Cr+3 में बेटा, इस रिएक्शन के लिए अगर आपको एन फैक्टर चाहिए, एन फैक्टर रिएक्टेंट का ही निकलेगा। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? इसका एन फैक्टर होगा इसके अंदर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसके जितने भी एटम है उनका टोटल चेंज निकाल लो। ये बेटा +1 में, पोटेशियम इज इन +1, ठीक है बेटा। यहाँ पे कोई है ही नहीं पोटेशियम, तो इसके भी चेंज की बात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन -2 में, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं दिखा रखा, सिर्फ क्रोमियम दिखा रखा है। क्रोमियम बेटा +6 में, क्रोमियम इज इन +6, ठीक है। और ये +3 में पहुंच रहा है, +6 से +3 में। तो बेटा क्रोमियम का एक क्रोमियम +6, एक क्रोमियम +6 आपका, ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन। मैं चाहता था इसको बैलेंस्ड भी लिख सकता था, लेकिन फिर तुम लोग उसके अंदर ये वाला लॉजिक में तुमको ध्यान नहीं दे पाता, कि ध्यान नहीं दिला पाता। अब देखो एक क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, तो बेटा 2 क्रोमियम
ये जब +6 से +3 में जाता है, चेंज कितने का हो गया बेटा? चेंज हो गया 3 का, ठीक है। अगर 2 क्रोमियम +6 से 2 क्रोमियम +3 बना रहे होंगे, ठीक है, बैलेंसिंग मैंने नहीं की थी, लेकिन पॉइंट यही है कि द चेंज, टोटल चेंज कितना हो जाएगा बेटा? 2 के लिए 3 गुणा 2 यानी कि टोटल 6 का चेंज आया। आपके जितने भी एटम्स हैं गिवन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो दिखा रहे हैं, क्रोमियम जो है +6 से +3 दिखा रहे हैं, ठीक है, इसके 2 एटम्स हैं, तो बेटा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो जाएगा 1 के लिए 3 का, तो 2 के लिए 6 का। एन फैक्टर क्या आएगा? टोटल का चेंज आएगा, ठीक है। क्या क्लियर है देवाशीष, प्रियांशु? यस सर। ठीक है, आपको पहले देखना है कि एक का क्या चेंज आ रहा है, फिर आपको देखना है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पे सर 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक ही क्रोमियम दिखा रखा है, आप इस 2 के अंदर से एक को पकड़ो कि ये +6 से +3 जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाल लो, फिर देखो कि ऐसे कितने हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। चलो बेटा, कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हमें पता होना चाहिए रिएक्शन वाइज, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। कुछ के अंदर पहला तो है बेटा KMnO4, ठीक है, काम आ जाती है चीज बेटा। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम्स, ये सब मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो बेटा पहला, जब ये एसिडिक मीडियम के अंदर अगर कभी रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो बेटा ये क्या करता है, ये आपका MnO4 माइनस से ये क्या बनाता है, ये बनाता है Mn+2, ठीक है। अगर पूरी रिएक्शन देखना चाहोगे फॉर एग्जाम्पल, तो KMnO4 के अंदर आप चाहिए से KMnO4 लिख लो, KMnO4 से ये Mn+2 बना लेता है। आप एक रिएक्शन देखो KMnO4, इसके अंदर H2SO4 बेटा मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस इसके अंदर मेरे को एक ऑक्सीजन नेसेंट मिलता है प्लस H2, ठीक है। तो इसके अंदर से बाकी चीजें काट पीट के मैंने 2 चीजें यहाँ पे शो कर दी हैं। क्या शो किया है? एक तो ये KMnO4, ठीक है, एक तो ये शो किया है कन्वर्जन इन्हीं का हो रहा होता है, ठीक है, इसका, ठीक है। ये लोग हैं जो मैंने आपको दिखाया एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 Mn+2 में जाता है, यहाँ पे बेटा ये +7 में होता है, यहाँ पे +2 में गया। इस केस के अंदर इसका एन फैक्टर बेटा 5 आता है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा और एन फैक्टर 5 शो करेगा। रिएक्शन क्या दिखाएगा? KMnO4 से Mn+2 बना रहा होगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद बेटा बी, अगर ये बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम के अंदर, बेसिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है, KMnO4 बेटा इट फॉर्म्स K2MnO4, ठीक है, K2MnO4 बनाएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, यहाँ पे बेटा इसका +6 होता है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6, +7 से +6 में जाता है। एन फैक्टर आता है बेटा, एन फैक्टर इक्वल 1, ठीक है। अगर बेटा न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 है आपके पास, न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम, अगर न्यूट्रल मीडियम में आपके पास KMnO4 है तो बेटा उसके अंदर KMnO4 MnO2 बनाता है। यहाँ पे बेटा एन फैक्टर जो मिलता है आपको 3 मिलता है। यहाँ पे KMnO4 में +7 में, MnO2 में ये आता है +4 में, ठीक है। तो +7 से +4 में आता है, एन फैक्टर आपका 3 हो जाता है, ठीक है। ये नोट कर लेना, आपके काम आएगा। एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शंस पूछ ले जाते हैं, तो कहीं पे अगर इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, सीधा ये बोल दिया हो कि कोई एक रिएजेंट है उसके ऊपर KMnO4 एसिडिक डाल दिया, तो फिर आप उसकी रिएक्शन करा पाओगे इस चीज की मदद से। आपको पता होगा KMnO4 आपका एसिडिक के अंदर क्या बना रहा होगा, एसिडिक के अंदर बेटा वो आपका Mn+2 बना रहा होगा, ठीक है। एन फैक्टर 5 दिखा रहा होगा। इस डेटा को यूज करके आप रिएक्शन बना पाओगे, ठीक है। इसके बाद बेटा सेकंड जो रिएक्टेंट आता है या रिएजेंट आता है दैट इज K2Cr2O7, ठीक है। ये भी एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम्स, सारे मीडियम के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज है कि इट एग्जिस्ट्स
as K2Cr2O7 only in acidic medium। ये एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 में एग्जिस्ट करता है। अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में रखा, K2Cr2O7 को अगर आपने बेसिक मीडियम में रखा तो बेटा ये क्या बना लेता है, K2Cr4। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये, ठीक है, ये चीज फॉर्म कर लेता है। ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये +6 से +6 में ही रहता है, लेकिन ये चीज फॉर्म कर लेता है। अब बात आती है कि एसिडिक मीडियम में ये क्या रिएक्शन शो करेगा। एसिडिक मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 से बेटा ये Cr+3 बनाएगा। इस केस के अंदर इसका n फैक्टर आपको 6 मिलेगा। एक क्रोमियम +6 से +3 में आया तो 2 में कितना जाएगा, 6 का चेंज आएगा। ठीक है, अगर बेटा ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, इन बेसिक मीडियम K2Cr2O4 बन जाएगा और बेटा इससे ये रिएक्शन करके इसमें आएगा। यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे ऑब्वियसली +3 है। इसका n फैक्टर आपको कितना मिलेगा, सॉरी +6 है, ये +6 में होता है, क्रोमियम +6 में होता है और ये +3 में आएगा तो n फैक्टर आपको इसका मिल जाएगा 3। ठीक है, ये बातें हैं आज की। किसी को डाउट एंड में इसमें कुछ है नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, दीज आर द रिएक्शंस, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये डेटा है, आप नोट कर लेंगे, कहीं कहीं आपके काम आ सकता है।